मुझे इनके ऊपर फख्र है। ये कौम के फख्र है, कौम के फख्र है, कौम के बेटे हैं। भाड़ में जाओ तुम। फख्र है। मरसू मरसू सिन्ना डेसू ढैंचू ढैंचू खोते कहीं के जलील लोग। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। गौरव भैया आपका भी स्वागत है भाई। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद। आज भाई लोग मजा आने वाला है। गौरव भाई आइसोलेट होने में दोगुना मजा आएगा सर आज। यार सुबह से आइसोलेट करने में लगे हुए नहीं अरे सर, वो आइसोलेशन थोड़ा सा अलग था सर। आज अब जो आइसोलेशन है सर वो मजा आएगा सर। फिजा के हाथों आइसोलेट होंगे सर, फिजा के हाथों। अच्छा, फिजा के गोद में। ओके ओके सर, ओके ओके, तब ठीक है सर। ओके, खतरनाक मजा आने वाला है सर। फिजा इस समय आग बबूला हो रखी है यार। इंडिया ने वो ऑपरेशन सिंदूर पे यार डॉक्यूमेंट्री तो बना दिया, लेकिन फिजा अकबर खान को क्यों नहीं लिया सर उसमें डॉक्यूमेंट्री में? उसको लेना चाहिए था यार। तो कहाँ से लेंगे? JF-17 उड़ाता हुआ दिखाते उसको। और नहीं, पर फिजा थी ना सर मीडिया पे उस समय, तो फिजा को भी लेना चाहिए था सर। फिजा भी चिल्ला रही थी मीडिया पे बैठ के कि इसके घर के पास में भी कोई ड्रोन वगैरह गिरा था, ये चिल्ला रही थी। ये हाँ, तो बैठ इसको के लेना चुप ही चाहिए रही है। तो चिल्ला रही है सर। चलते हैं, पहले आइसोलेट होते हैं सर, फिर जाके तो मजा आने वाला है भाई लोग। लास्ट तक जरूर देखना और वीडियो पसंद आए लाइक और शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ में। चलेंगे और भाई, लेट्स गो। यस सर, लेट्स स्टार्ट। एक साल से ज्यादा गुजर गया मगर भारत के लिए मार्का हक का हिसाब अभी खत्म नहीं हुआ। मैदान जंग में जो सवाल जवाब मांगते थे वो आज भी अपनी जगह खड़े हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि सरहद पर जवाब ना दे सकने के बाद अब मुंबई की फिल्म नगरी को मैदान बना लिया गया है। जंग में कारकर्दगी दिखाने का मौका मिला तो दावे बहुत बड़े थे, मगर जब नताइज सामने आए तो अदादोशुमार पर खामोशी छा गई। तैयारों के बारे में सवाल हुआ तो जवाब गोल, नुकसानात का पूछा गया तो लब खामोश, और कामयाबी का जिक्र आया तो दावे ऐसे जैसे पूरी दुनिया फतह कर ली गई हो। अब एक साल गुजरने के बाद उसी कहानी को डॉक्यूमेंट्री के पर्दे पर सजाकर ऑपरेशन सिंदूर को कामयाबी की एक ऐसी दास्तान बनाया जा रहा है जिसमें हकीकत से ज्यादा सिनेमा का रंग नजर आ रहा है। वारे भारतीय बयानिए की ताकत, जहां मैदान में सवाल उठे वहां फिल्म बना दो, झूठ बोलो। जहां शिकस्त का हिसाब मांगा जाए वहां कामयाबी के नारे लगा के फिर झूठ बोलो, और जहां दुनिया सबूत मांगे वहां कैमरा ऑन करके दबा के झूठ बोलो। मगर मसला ये है कि कैमरे हकीकत नहीं बदलते। जिस जंग के दिनों में भारतीय हुकाम अपने तैयार अपने बारे में तो नहीं बोला इसने ऐसा, मतलब? हाँ, वो वही मतलब, ये सोशल मीडिया पे सारे सबूत थे ना सर इनके, है ना? तो वो वही बात कर रही है सर, कैमरे पे आगे दबा के झूठ बोला, अपने बारे में बोल रही है सर। हाँ जी, हाँ जी। के नुकसानात पर खुलकर बात करने से बकायदा कतराते रहे। आज वही कैमरे के सामने कामयाबी के किस्से सुना रहे हैं। जिन दावों को जंग के दौरान साबित करने की जरूरत थी वो अब एक साल से ज्यादा का अरसा गुजरने के बाद डॉक्यूमेंट्री करके साबित करने की कोशिश की जा रही है। अगर कामयाबी, सवाल क्या होता है, सवाल सिर्फ इतना सा है कि अगर कामयाबी इतनी शानदार थी बकौल आप लोगों के, तो फिर एक साल से ज्यादा का अरसा गुजरने के बाद इसका ट्रेलर क्यों दिखाना पड़ा? इतना डिले क्यों, इतनी ताखीर क्यों? और भारतीय फजाइया की तारीफों के पुल बांधने वालों से भी एक सवाल है। एक थोड़ा सा डिजी माफ करना यार दोस्तों, रोकना नहीं चाहता हूँ। ये इनको लगता है ना कि जो डॉक्यूमेंट्रीज होती है ना वो पाकिस्तान की तरह, जैसे इन लोगों ने बनाया ना मेरा लियारी गैंग के ऊपर में, कैसे महीने भर के अंदर बना दिया इन लोगों ने, है थर्ड क्लास एकदम। एक महीने में इनके लोगों ने तो इनको लगता है सर कि ये डॉक्यूमेंट्री वगैरह तो ये सब 10 दिन में बन जाती है, जैसे DJI सर बनाता है। अरे तो सर एक बात बताओ सर, 10-15 मिनट की वीडियो बनाने में कितना टाइम लगता है सर? वही लगेगा 10-15 मिनट की वीडियो बनाने में कितना टाइम लगता है? पाकिस्तानी तो वही बनाते हैं सर 10-15 मिनट की, जो 15 मिनट XXX वाली जो मूवी होती है सर, वो वाली 10-15 मिनट की। तो ये क्या जानते हैं डॉक्यूमेंट्री क्या चीज होती है सर? अगर सब कुछ इतना ही शानदार था तो फिर 7 मई के बाद पैदा होने तैयारों के नुकसानात, भारत मीडिया में होने वाली जो बहस थी उसका जवाब कहां है? क्यों नहीं दिया गया? क्यों गोलमोल किया गया हर बात को? और इधर पाकिस्तान ने मैदान जंग में अपना जवाब दिया, फजाओं में अपनी सलाहियत दिखाई, मनवाई और दुनिया को बता दिया कि जंग सिर्फ दावों से, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस से, स्टूडियोज में बैठकर चीखने चिल्लाने से नहीं जीती जाती। और फिर बुनियानुन मरसूस का आगाज हुआ जो इनसे नाम तक नहीं लिया जा रहा था, और फिर मंजर ही बदल गया।
जो भारत फतह के दावे कर रहा था वो दुनिया भर में सिफारती राब्ते करने लगा। जो दूसरों को दबाव में लाने की बात कर रहा था वो खुद हिमायत और मदद की तलाश में दिखाई दिया। अब हिस्ट्री इस चीज को याद रखेगी हमेशा कि तुम लोगों ने जंग किस तरह हारी थी और किस तरह झूठ बोल के अपनी जनता को तुम लोगों ने कायल करने की कोशिश की, लेकिन इस बार जनता ने तुम लोगों का झूठ नहीं खरीदा। जिसी साहब, पहला सवाल तो ये पैदा होता है कि इतनी ताखीर के साथ, पहले भी आपको याद होगा कि 6 मई 7 मई के दरमियान की रात थी, 7 मई अगर हम कहते हैं, तो उसके बाद जो बयान आया था आपको याद होगा, तैयारों की तादाद में भी कन्फ्यूजन था, अगस्त फिर सितंबर, अब ये डॉक्यूमेंट्री 1.25 साल के बाद आ रही है, ये क्या चल रहा है? बहुत शुक्रिया डॉक्टर फिजा, आपने खुद ही हंस के जवाब दे दिया कि क्या चल रहा है। जी जी, बाकी रोशनी आप डाल दें। जंग हुई 6 और 7 मई की दरमियानी रात कॉन्फ्लिक्ट हुआ, 10 को सीज फायर हो गया। यार डेसी 11 तारीख को हिंदुस्तान यार पहले हंसती थी तो इतना सुअर टाइप की नहीं लगती थी यार। हाँ जी, हाँ जी। क्या हो गया यार, ये मतलब नहीं, ये कंफ्यूजन की बात कर रही है सर। मतलब कंफ्यूजन थी भारत में कितने फाइटर जेट गिरे हैं, मतलब भारत में कंफ्यूजन थी पाकिस्तान के कितने फाइटर जेट गिरे हैं, ये बोलना चाह रही है सर। पाकिस्तान को खुद को कंफ्यूजन थी। पाकिस्तान में तो आज तक कंफ्यूजन है, इनको नहीं पता कितने गिरे। ये पाकिस्तानी बोलते हैं कभी 4, 5, 6, 7, और ट्रंप ने 11 बोल दिया। अब ट्रंप ने नाम तो नहीं लिया किसके गिरे, ठीक है, वो शायद हो सकता है पाकिस्तान के ही बोल रहा हो, उसने नाम नहीं लिया। हाँ, पर ये ट्रंप के बोलने पे 11 बोलने लग गए, मतलब खुद कंफ्यूज हैं यार। के एयर मार्शल भारती साहब तशरीफ लाते हैं विद दी अदर सर्विसेज जो रिप्रेजेंटेटिव थे और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ठीक, व्यूअर्स जाके देख लें उसको। उसमें उनसे पूछा गया आपने पाकिस्तान के कितने जहाज गिराए? उन्होंने कहा अभी हम ये नहीं बता सकते। उनसे दोबारा पूछा गया आपके पाकिस्तान ने कितने गिराए? उन्होंने कहा वो भी एक कॉन्फिडेंशियल मैटर है। तो मैंने उस वक्त कहा था 11 तारीख को, उसी शाम को, मुझे अच्छी तरह याद है, मैं चार्ज पर था, तो मैंने उनसे कहा कि मैं दूसरी सर्विस एयर मार्शल होने की वजह से मुझसे रैंक में सीनियर हूं, उनका अदब करता हूँ, लेकिन मैं एयर मार्शल साहब से दरख्वास्त करूंगा कि उनको इस वक्त गोल्फ खेलनी चाहिए थी और कॉफ़ी पीनी चाहिए थी। सून आफ्टर दैट उनके अनिल चौहान साहब चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे, सिंगापुर गए, वो भी नेट पर मौजूद है। उनसे पूछा गया, होस्ट ने पूछा कि कितने नुकसान हुआ आपका? उन्होंने कहा जंग में नुकसान होता रहता है। और फिर उन्होंने कहा कि 6 और 7 की तारीख की दरमियान हमने रियलाइज़ किया हमने गलतियाँ की हैं, फिर हमने अपनी एयरफोर्स ग्राउंड की, फिर हमने एवेल्यूएट किया, टैक्टिक्स इंप्रूव किया और कम बैक किया 10 तारीख को। ये दुनिया की 4थी या 5वीं नंबर की एयरफोर्स है। पाकिस्तान जैसी एयरफोर्स से लड़ना चाहती है। नहीं मतलब तो क्या गलत इसमें? उसमें क्या गलत था भाई? जो सारी बातें जो तूने बोली, नहीं मतलब तुम्हारे याया खान की तरह कमरे बंद करके औरत के साथ जो है कमरे के अंदर रहे और बताएं कि जंग जीत गए, अगले दिन पता सरेंडर हो गया। नहीं, या फिर तुम्हारी ये छक्के जैसी एयरफोर्स की तरह पहले ही मतलब मीडिया पे बोल दिया कि इंडिया का जेट गिर गया, बस चिल्लाना शुरू कर दे, हाँ हमने गिरा दिया है, वैसे फालतू का। इतने सारे वीडियोस पड़े हुए हैं जहां खुद पाकिस्तानी कह रहे हैं कि हमने इंडियन पायलट पकड़ लिया, हमने इंडियन पायलट पकड़ लिया। कहाँ है इंडियन पायलट भाई? कौन था वो? पता नहीं यार। नहीं मतलब जंग में अगर यार, ये तो बहुत अच्छी बात है कि अगर ये रियलाइजेशन है कि भाई हाँ थोड़ी बहुत गलतियां हमसे हुई हैं, बाद में हमने इसको इम्प्रूव करा एंड उसके बाद ठोका और तरीके से ठोका, फिर इनको बढ़िया से ठोका हमने। क्या गलत है? क्या गलत है? नहीं, ये सीज फायर तुम भिखमंगों ने भीख में जो सीज फायर मांगा था उसके बाद भी तुम्हें पेला ना, सीज फायर के बाद भी पेला तुम्हें इंडिया ने। जो कर लोगे। अहमद, इतनी गलतियों के बाद खालिद साहब चले थोड़ा लिहाज रख रहे हो, कह रहे हैं कि मैं अभी भी उनको प्रोफेशनल कहता हूँ, लेकिन आपको लगता है कि इतनी गलतियाँ, इतनी बुरी प्लानिंग इनकी, ये जो डॉक्यूमेंट्री बनाई है किसको वजाहतें दे रहे हैं, किसको तसल्लियाँ दे रहे हैं, अपने आप को तसल्लियाँ दे रहे हैं, अपनी जनता को बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं? देखिए, बहुत शुक्रिया। 2-3 चीजें हैं इसमें। फॉर एग्जांपल, एक तो एक स्ट्रेटेजिक डिसोनेंस इंडिया के माइंडसेट के अंदर मौजूद है। somebody powerful within the Indian power corridors, उसको ये लगता है और वो ये प्रोपोगेट करता है अंदर कि शायद मार्का हक और बुनियानुन मरसूस ये एक बयानिया है और इसको आप बयानिए के थ्रू खत्म कर सकते हैं। लेकिन बुनियानुन मरसूस मार्का हक एक जियोपॉलिटिकल रियलिटी बन चुका है जिसने बाकायदा तौर पे टेंजिबल जियोपॉलिटिकल चेंजेस इस दुनिया के स्ट्रक्चर में लेके आया।
मार्का हर के बाद पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी, पाकिस्तान की जिस तरीके से हार्ड पावर प्रोजेक्शन हुई है, उसके समर आपने देखे हैं कि पाकिस्तान हैज इमर्ज्ड एज अ नेट स्टेबलाइजर और नेट पाकिस्तान सिक्योरिटी प्रोवाइडर के तौर पे मिडिल ईस्टर्न अरीना में भी है। सो दीज आर मल्ट, और बाकायदा तौर के ऊपर आप चाइना की बात करें, यूएस की बात करें, आप मल्टीपल ऑफ द वर्ल्ड की बात करें, उसका पाकिस्तान को देखने के नजरिए में बाकायदा तब्दीली आई। और फिर उसके बाद इन्होंने जब हमारी बुलारी एयरबेस के ऊपर अटैक किया पाकिस्तान तो ने, अहमद डॉक्यूमेंट्री में सोफिया नजर नहीं आई, सोफिया को छुपा लिया इन्होंने कहीं पे। वो अब आई मीन लेके कहां पे जाओगे आप? फिर उसके बाद कहीं सोफिया के मुंह से सच ना निकल जाए, ये बच्चा तो नहीं जाहिर है कंफ्यूज थे, पैनिक थे। वो जो चीजें हैं वो रिकॉर्ड का हिस्सा है। फिर उसके बाद बुलारी एयरबेस पे जब इन्होंने अटैक किया, पाकिस्तान ने पठानकोट पे रिस्पॉन्ड किया तकरीबन 2:10 पे 10 मई को, और उसके बाद पैनिक जो क्रिएट हुआ इंडिया के रैंक्स के अंदर, तो इंडियन डीजीएमओ ने कॉल इनिशिएट की कि जिसमें उसने सीज फायर की और वो सारी बातचीत की। इस तमाम रिकॉर्ड का हिस्सा है। ये भी रिकॉर्ड का हिस्सा है जब नरेंद्र मोदी ने ये कहा कि पाकिस्तान ने तो हम पर ही हमला करना शुरू कर दिया। दैट्स आल्सो पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड। सो अब बात यह है कि आप इन सारी चीजों को वॉश अवे नहीं कर सकते, चाहे आप 50 साल के बाद भी करोगे तो अल्लाह के फजल से हमें ये तारीखें और डेट्स उसी तरीके से टाइम याद होगा। सो उसको आप रिमूव नहीं कर सकते। एग्जैक्टली। और तीसरा एक एंगल इसमें यह है कि जितने भी लोग आपको इस डॉक्यूमेंट्री में नजर आ रहे हैं, अजित कुमार डोवल हो गया, उनके आर्मी चीफ हो गए, एयर चीफ हो गए, जितने नजर आ रहे हैं, इन तमाम के ऊपर शदीद क्रिटिसिज्म है विद इन बीजेपी एंड विद इन इंडिया कि इनको रिमूव किया जाए पोजीशन से। सो ये एक फेलियर है, इन्होंने हमारे इंडिया का नाम खराब किया एंड ऑल। सो ये एक डॉक्यूमेंट्री, एक एफर्ट ये भी है कि अपना जो गिरती हुई पॉलिटिकल यार इनकी शक्लें देख के पता चल रहा है इनकी कितनी बुरी वाली जली है यार। ये इन लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं करा था कि इंडिया इस तरीके से ना बनाकर इनको इतना भयंकर तरीके से बेइज्जत कर देगा। लिटरली बेइज्जत करा है ना डीसी, बेइज्जत करा है। ये जो चश्मे से ना, ये लाल टोपी का नाजायज है सर, नाजायज है ना। थोड़ा शकल भी मिल रहा है सर, मैंने कई बार देखा है इसको लाल टोपी के साथ इंटरव्यू। लाल टोपी के साथ ही रहता है ज्यादातर ये। हाँ, तभी ये भी जाहिल ही है, बिल्कुल वही जाहिल बना इसके अंदर भी झलक रहा है। कुछ नहीं है सर, जब लाल टोपी के साथ में ये रहा है, फिजा भी बैठती थी सर किसी टाइम पे लाल टोपी के साथ में। जो लाल टोपी के साथ में बैठते हैं उसके विचारों से मतलब इम्प्रेस है, समझ लेना सर, वो वही माइंडसेट के लोग हैं। फिजा को तो खैर इन सब में मतलब बैठो सर, वो तो खैर शुरू से ही है, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। उसकी तो आदत हो चुकी है, उसकी तो आदत हो चुकी है। बहुत बताओ यार। जी साहब, अब देखिए, आप अपनी गलतियों से सीखते हैं, लेकिन भारत एक ऐसा मुल्क है कि गलतियां करता है, फिर दोबारा गलतियां करता है, फिर गलतियां करता है, और आगे भी एडवेंचर करने से बाज नहीं आएगा। तो मुझे ये समझ नहीं आती कि चले इनकी जो, हम अगर लीडरशिप की बात कर लें, जैसे अहमद भी बता रहे थे, पॉलिटिकल लीडरशिप की बात कर लें, मिलिट्री लीडरशिप की बात करें, वो तो चले अपनी जगह गलत है, नजर भी आते हैं। इनकी जो आवाम है, पब्लिक है, जनता है, वो इस तरह का घिसा पिटा बयानिया बार बार बाय करेगी। तो अब भी ऐसा बयानिया ये बनाने के दोबारा भी कॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस की सूरत में, या जब भी इलेक्शन करीब होंगे, कश्मीर के हवाले से जब जुल्म सितम को बढ़ा दिया जाता है, या अब ये दिमाग से सोचना शुरू करेंगे? ये पहली दफा इंडियन फोर्सेस जो हैं उन्होंने एक पॉलिटिकल एजेंडा टो किया, यानी पोलिटिसाइज किया गया, एक इलेक्शन कैंपेन का हिस्सा हुआ। और मैं पिछली जंग में भी कहा था कि अगर आपकी कॉज जस्टिफाइड है तो वॉर जस्टिफाइड होती है, ठीक, और वॉर जस्टिफाइड हो तो आपकी परफॉर्मेंस जस्टिफाइड होती है। हमारे पे अप्लाई कर लें। ब्यूटीफुली सेड। हमें अपनी कॉज जस्टिफाइड, क्या बात बोला यार, गजब, बहुत बढ़िया, एकदम अप्लाई कर ले पाकिस्तान पे। बहुत तगड़ा जंग जीता है तुम लोगों ने। अरे साहब, इंडियन आर्मी पॉलिटिकल एजेंडे पे चलती है। हाँ बिल्कुल चलती है, क्यों नहीं चलेंगी भाई? इसी को तो जमहूरियत भाई, इसी को तो जमहूरियत, इसी को तो डेमोक्रेसी, और इसी को तो क्या बोलते हैं उसको, इसी को तो बोलते हैं डिक्टेटरशिप। नहीं है यहाँ पे जो आर्मी के डंडे से चलेगी। 71 में पाकिस्तान तोड़ने का फैसला इंदिरा गांधी का ही था ना, फौज ने उसको किया। हाँ, इंदिरा गांधी जी का ही फैसला था, फौज नहीं किया। इस बार यहाँ पे बीजेपी का सरकार है, उनका फैसला है कि पाकिस्तान जब भी कुछ हरकत करे तोड़ना है इनको, फौज तोड़ रही है। यार क्या देखो ये सब बातें डीसी, ये सब बातें आर्म्ड फोर्स को नहीं समझ में आती यार। आर्म्ड फोर्स डिफेंडिंग होमलैंड, वी डिफेंडिंग सॉवरेनिटी। हम डिफेंड कर रहे थे कि हमने न्यू नॉर्मल नहीं बनने देना दुश्मन को, कि वो जज और ज्यूरी और एग्जीक्यूशन वो बने। इंडियन प्राइम मिनिस्टर फैसला करे कि खुदा न खास्ता दहशतगर्द भावलपुर में है या मुरीद के में है, वो स्ट्राइक करे, और ये तवक्को करे जो अहमद साहब कह रहे थे कि इन्होंने हम ही पर हमला कर दिया। इन्होंने क्या समझा हुआ था? ये तो अफ्रीका का मुल्क भी नहीं करने देगा आपको। थर्ड वर्ल्ड का जो मोस्ट अंडर डेवलप्ड, लीस्ट डेवलप्ड है, वो भी नहीं आपको करने देगा। ये तो पाकिस्तान है, एक न्यूक्लियर स्टेट है। आप कैसे तवक्को करते हैं पाकिस्तान एयरफोर्स जैसी एयरफोर्स से आप सिट बैक करें और अगले दिन यूनाइटेड नेशन का इजलास बुला लें और OIC का कंडेम करवा लें अगले दिन और कहें बहुत बुरा किया, हमें अच्छा नहीं लगा? ये वो नहीं है मुल्क, ना ये मुल्क है।
ना ये फोर्सेस हैं, और पाकिस्तान एयरफोर्स जिससे मेरा 35 साल ताल्लुक है तो बिल्कुल ही नहीं है। लेट्स बी वेरी क्लियर अबाउट इट। दूसरी बात ये है, जिस तरह आप इशारा कर रही हैं कि जब आप पॉलिटिकली एजेंडा टो करना चाहते हैं, फोर्सेस को देते हैं, तो उनमें इंस्पिरेशन नहीं होती। Exactly. दुनिया भी जानती है। इलेक्शन जब आता है, इंडिया के लोगों को डराया जाता है, और इनके पास पाकिस्तान घिसा पिटा एक ही मंजर होता है बेचने के लिए। अच्छा अहमद, मैं ये जानना चाहती हूँ कि अब यहीं से सवाल मेरे ज़हन में है कि मिग 21 के बारे में कहा जाता था, इतनी हालत ख़राब होती थी कि गिरता था, पायलट समेत गिर जाता था। फिर राफेल का इनको बड़ा मान था कि ये जदीद नौयत के तैयारे हैं, राफेल तैयारा जब हम उड़ाएंगे तो पता नहीं हम पूरी दुनिया उड़ा के रख देंगे। तो राफेल में बैठ के भी इनके जो किस्म के पायलट्स हैं, मैं बड़ा सोच समझ के लफ्ज़ इस्तेमाल कर रही हूँ, अनट्रेंड, नॉन प्रोफेशनल, जिनकी कोई ट्रेनिंग नहीं है, जिनका कोई होमवर्क नहीं है, वो राफेल को भी मिग 21 की तरह गिरा देते हैं, ख्वाब लेते हुए जब पता नहीं जिम खाना में डायरेक्ट जाएंगे, जाके चाय पीकर आ जाएंगे। अच्छा, तो चाय पीने के लिए आया था ख्वाब लेके भी नंदन, मुझे याद है। इनकी अब आप जरा देखें साइकी क्या है कि वो चाय पीने आया था, अच्छी खासी दुर्गत उसकी बनी, जज्बा खैर से गाली के तहत हमने उसको छोड़ दिया, जाके उसको मेडल पहना दिया, भाई तुम गिरे थे तैयारे समेत, दुर्गत तुम्हारी बनी, हमने जज्बा खैर से गाली के तहत तुम्हें छोड़ दिया, तो तुम क्या अचीव करके गए थे कि गिरे हुए को उठा के तुम ले जाके मेडल पहना रहे हो? मैं बताता हूँ क्या अचीव करके। दूसरा वाला पायलट कहाँ है? फिज खलीफा, बताओ दूसरा पायलट कहाँ है जरा? जो तुम्हारे डीजे ISPR गफूरे ने कहा था कि हमने 2 पायलट पकड़ लिए हैं भारत के, दूसरा पायलट कहाँ है? अरे छोड़ो ना यार, कि किसको पूछ चाय रहे हो पी यार? के तो गया ना डी से यार। देखो भिखारियों को थोड़ा बुरा लग गया होगा मुझे लगता है यार, कि एक तो थोड़ा सा जो चाय का एक तो खर्चा पेल, यार थोड़ा सा। एक तो नहीं इनके पायलट को पेल दिया, वो बेचारा मारा गया, वो मारा गया, F-16 उड़ा रहा था, वो मारा गया, ठीक है। हाँ वो मारा कैसे गया? इनकी आवाम ने पीट पीट के मारा उसको, हाँ, आवाम नहीं पीटा उसको। ठीक है। और ऊपर से जिसने भाई साहब उसका जहाज गिराया था, वो चाय और पी के गया इनके देश में आके, अब वो बकायदा चाय पी के गया, सही बात है। ठीक है। इन्हीं से भाई साहब ने मतलब दामाद की तरह सूट पैंट और सिलवाए, बेटा मेरे लिए कोट पैंट सिलवाओ अच्छे वाले, हाँ है ना। और बाकायदा दामादों की तरह इन लोगों ने बेदाबी किया उसको। हाँ, ये भी बात सही है, बिल्कुल बिल्कुल। यार डूब मरो रे पाकिस्तानी तुम लोग यार। ऊपर से यार मैं मानता हूँ, ठीक है, थोड़ा भीख मांगना पड़ा होगा एक कप चाय के लिए यार, लेकिन ठीक है यार, कभी दे देंगे दोबारा से, कभी आएंगे तो। तो ये जो ट्रेनिंग होती है कितना मैटर करती है, जज्बा कितना मैटर करता है, पैशन कितना मैटर करता है? या सिर्फ आप राफेल में बिठा दें, महंगे तरीन तैयारे में बिठा दें तो पायलट क्या अचीव कर लेगा टारगेट को? इसमें तवक्कल, देखें वो कहते हैं स्टील मैटर्स, इट मैटर्स अ लॉट, बट इट डज नॉट मैटर मोर देन द मैन बिहाइंड। जो बंदा पीछे खड़ा हुआ है उससे ज्यादा हथियार मैटर नहीं करता। सो पाकिस्तान की जो अफवाज है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह फजल और करम से, और बड़ा हम्बल रह के मैं ये बात करता हूँ कि मुझे एज अ फौज पे इसके ट्रेनिंग प्रोसेस के ऊपर और इतने खूबसूरत ऑफिसर्स हम तैयार करते हैं, मुझे इस पे फख्र है। माशाल्लाह। पाकिस्तान अफवाज से ज्यादा भारतीयों को, शायद भारतीय अपने आप को भी उतना नहीं जानते जितना हम जानते हैं, क्योंकि हमने इन्हीं को पढ़ा, हमने इन्हीं को देखे। सो ये सारी चीजें मैटर करती हैं। जब आप इंडियन आर्मी को ऑन दी अदर हैंड देखें, तो वो जैसे इस ऑपरेशन का नाम भी बुनियानुल मरसूस रखा, तो पूरी पाकिस्तान की अफवाज आपस में इकट्ठी हो गई। वो चीज के अंदर आपको मिसिंग नजर आई कि जब इन्हें अपने कमांडर नॉर्दर्न कमांड को हटाना पड़ा, अपने रॉ के क्रिटिकल जो पोजीशंस के ऊपर लोग थे जंग के दौरान उनको हटाना पड़ा, INS कमांडर का क्वेश्चन करना पड़ा, तो आपको वाज़ेह तौर पे नजर आया कि इनकी विद इन देयर फोर्सेस वो कॉन्फिडेंस है, वो पैशन नहीं है, और डेंटेड आर्मी। बुनियानुल मरसूस कितना खूबसूरत नाम। तो हमारे ऑपरेशन का नाम था कि इनको लेना नहीं आ रहा था, इनको बड़ा मुश्किल लग रहा था बुनियानुल मरसूस कहना। एयर मार्शल नूर खान से जंग के बाद एक डीसी बोल के दिखाना एक बार यार। तुम क्या बात कर रही है? फिजा के नाम ले रहे हो, नहीं आता यार। देखो मैं बोलता हूँ बुनियानुल फरसूस, नहीं सर, वो नहीं सर, बनियानुल कच्चा नहीं बोला, बनियान उल मनूस, पता नहीं क्या बोला, बनियानुल मनूस मनूस सही ले रहे हैं ना, बनियानुल मनूस, बिल्कुल सही बात है सर, सही है इस बार। फॉरेन जर्नलिस्ट ने पूछा था कि एयर मार्शल साहब आपको क्या मुश्किल पेश आई जंग में, तो एयर मार्शल नूर खान ने आज से तकरीबन 60 साल पहले कहा था, मेरी मुश्किल ये नहीं थी कि मैं अपने पायलट्स को जंग में धकेलूं कैसे, मेरी थी कि उनको रोकूं कैसे। वाह, यही डिलेमा 60 साल बाद प्रेजेंट एयर चीफ का भी था। मैं बाद में ऑपरेशंस रूम में गया, उन पायलट से भी मिला, और मुझे बताते थे कि वो पायलट लिटरली स्क्वाड्रन में छुट्टी ना करने की वजह से छुप जाते थे कि पैकअप ना हो और मुझे घर ना भेजा जाए कि आके रेस्ट करो, यानी आपके ड्यूटी आवर्स मुकम्मल हो गए हैं, दूसरे पायलट आ गए हैं, इस उम्मीद पे
पायलट्स भी, इंजीनियर्स भी, टेक्नीशियन भी छुट्टी नहीं करते थे। और पर्टिकुलरली पायलट्स कहते थे कि हमें ज़बरदस्ती गाड़ी में बिठा के घर भेजा जाता था कि सो जाओ, अगली शिफ्ट अब आ गई है, फिर दोबारा आना। और हम चुप जाते थे स्क्वाड में कि शायद कोई प्रेशर बिल्ड हो, ऑपरेशंस की ज़रूरत आ जाए तो मेरी भी बारी दोबारा आ जाए। ये जज्बा चाहिए ये ना? ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए। ठीक है जी। अहमद, आपका लास्ट कमेंट, 30 सेकेंड्स। ये कौम तूफानों से लड़ने वाली है, वाह। और वही आप बुनियाद मरसूस में भी नजर आया, वही मार्का हक में भी नजर आया। और अगर ये दोबारा कुछ प्लान कर रहे हैं तो उसमें भी आपको इसका एक एम्पलीफाइड और मल्टीप्लाइड वर्जन नजर आएगा। हाँ, क्या ये क्या कौन तगड़ा, तूफान लेकिन बदलने मजा आ गया यार, बिल्कुल फुल मजा आ गया। गजब हैं? गजब झूठ बोला है इन लोगों ने, दबा दिया एकदम झूठ बोल बोल। तो शर्म भी नहीं आता, बताओ यार। चेहरे पे देखो ना, कितना अच्छा मुस्कान के साथ झूठ बोलते हैं ये लोग यार। मतलब इतने बेइज्जत होने के बाद भी, अपने घरों के ऊपर से भारतीय ड्रोन को देखने के बावजूद भी कितना कितना खूबसूरत मुस्कान के साथ झूठ बोलते हैं। हाँ हाँ, मजा आ गया। क्या जज्बा है, मजा आ आज से 60 साल पहले, मतलब ये मुझे लग रहा है सर 65 की बात कर रहा होगा, आई थिंक ये 65 वॉर की, है ना? मतलब हमारे मतलब एयर चीफ ने बोला था कि मैं अपने लोगों को, अपने फाइटर्स को रोकूंगा कैसे। अबे साले, क्या बना था तुम्हारा? गया। मैं वही तो कह रहा हूँ, झूठ यार। इनको इनको सच में यार, मतलब वाकई में ट्रेनिंग फौज के अंदर लड़ाई की दी जाती है कि झूठ बोलने की दी जाती है, समझ से बाहर है। सर मीडिया पे इनका वही जनरल आता है, देखो जनरल तो बहुत है पाकिस्तान के अंदर सर, हाँ, पर आते गिने चुने हैं, वही आता है सो जो सबसे ज्यादा झूठ बोलता है, जो सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा झूठ ट्रेनिंग, बोलता हाँ, झूठ बोलने की बढ़िया ट्रेनिंग दी जाती है ताकि पता ना चले कि झूठ बोलना है, बस बनाते रहना है लोगों को। है। ओए लाल टोपी का बेटा, नाजायज बेटा, ये क्या बोल रहा है सर? हथियार मैटर नहीं करता, हथियार के पीछे बंदा मैटर करता है। ठीक है बेटा, तुम्हारी जो कौम मानी जाती है पत्थर फेंकने के लिए, पत्थर दो फौज के हाथ में, फिर देखते हैं। पत्थर दे दो अपनी फौज के हाथ में, क्यों हथियार दिए हुए हैं, छोड़ दो हथियार। बलूचिस्तान के अंदर में जेट से बम गिराते हैं, शर्म वरम आती है जेट से बम गिराते हुए? जाओ ना, लड़ लो जरा सा, बंदूक लेके लड़ लो, अरे तोप वो लेके लड़ लो। मासूम बच्चों और महिलाओं के ऊपर सर, हाँ, मासूम बच्चों महिलाओं के, हथियार वाले लोगों के ऊपर नहीं, मासूम महिलाओं और बच्चों के ऊपर। ये बड़े बेशरम है लेकिन पाकिस्तान, ये एक बात तो लेकिन मानना पड़ेगा। और ये बात भी बिल्कुल सही कहा सर, अगली बार पहले जाएंगे सर तो भी ऐसे ही मुस्कुरा कर रैलियां निकाल रहे होंगे ये लोग। ये ऐसी कौम है। तो सर इसने तो बोला था, इसने कि 60-65 साल तक भारत चाहे कुछ भी करे, हम तो ऐसे ही खुशियां मनाएंगे। हाँ, ऐसे ही मनाएंगे सर, ये पिलते रहेंगे और ऐसे ही खुशियां मनाते रहेंगे सर, इनका कुछ नहीं होने वाला। ये बात डीसी जो हम डिस्कस करते हैं ना, कि जिस दिन बलूचिस्तान भी अलग हो जाएगा ना और इंडिया अगर बीओजे के लिए भी लेगा ना, तो भी पाकिस्तानी लाहौरी जो है खुशियां मनाएंगे कि देखो देखो हमने पंजाब आने से रोक दिया, देखो देखो हमने लाहौर आने से रोक दिया इनको। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो भी ये खुशियां मनाएंगे, तो भी रैलियां निकालेगा शाहिद अफरीदी। अरे सिर्फ पंजाब रह जाएगा ना, सिर्फ लाहौर रह जाएगा इनके पास में, लाहौर, तब भी ये खुशियां मनाएंगे सर कि हमने लाहौर बचा लिया अपना। बिल्कुल बिल्कुल, तो भी जश्न मना रहे होंगे। ऐसे बेशरम कौम है भाई साहब, खतरनाक। लेकिन खैर दोस्तों, हाँ, आइसोलेट हो गए बढ़िया से, लेकिन सोने से पहले आइसोलेट हो गए भाई लोग। मजा आया कि नहीं आया, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर देना। वीडियो पसंद आई हो लाइक और शेयर कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद गौरव भाई एंड जय हिंद सभी भाई लोग। जय हिंद दोस्तों।